जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम लोग क्लास 8 का आधुनिक भारत का अध्याय 2 देखेंगे। अध्याय 2 में क्या कर रहा है, व्यापार से साम्राज्य तक। देखिए, अंग्रेज लोग व्यापार करते करते साम्राज्य तक कैसे पहुँचे, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुगल साम्राज्य में कोई अच्छा शासक नहीं बचता। तो मुगल का ही सूबेदार और ज़मींदारों ने अपनी अपनी क्षेत्र पर सत्ता कायम कर लेती है। ठीक है, पुर्तगालियों और डचों के बाद अंग्रेज व्यापारियों और कंपनियों के रूप में भारत आए थे। क्या किए थे? पुर्तगाली, डच और अंग्रेज सब व्यापार के रूप में क्या किए थे, भारत आए थे। व्यापार में प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों को पुर्तगालियों एवं डचों से क्या करना पड़ा था, संघर्ष करना पड़ा था। देखिए क्या कि व्यापार को अगर जमाना है तो अंग्रेज और डच के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, संघर्ष हुआ था। और पुर्तगालियों से भी हुआ था, बाद में जाके किससे हुआ था, फ्रांसीसियों से भी हुआ था। ठीक है, ये फ्रांसीसियों से भी हुआ था। ठीक है, लेकिन इस युद्ध में जीत किसकी हो जाती है, अंग्रेजों की जीत हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या हो जाती है, अंग्रेजों की जीत हो जाती है। ठीक है, और यहाँ व्यापार एवं राजनीतिक पर इनका एक छत्र अधिकार कायम हो जाता है। मतलब ये अकेले इस पे राजनीतिक पे और व्यापार पे काम करने लगते हैं, इसी का अधिकार हो जाता है। तो अंग्रेज कायम हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। अब देखिए, उसमें से व्यापार करने के लिए जब डच को, पुर्तगालियों को और आगे जाके फ्रांसीसियों को जब अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ना पड़ा, तो उसकी जब अंग्रेज़ों की जीत होती है तो व्यापार में और राजनीतिक में एक छत्र क्या कर लेता है, कायम कर लेता है। अब देखिए, बारी आती है ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब होता है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में होता है। ठीक है, 31 दिसंबर 16, और उसमें इंग्लैंड का महारानी एलिजाबेथ प्रथम थे। कौन थे, एलिजाबेथ प्रथम थे। ठीक है, और इस कंपनी का निर्माण किसने करवाया था, उसी के व्यापारी ने। इंग्लैंड का ही कुछ व्यापारी था जो उस कंपनी का नाम संस्थापक बना था, और उसका नाम दिया था कि द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी व्यापारी लोग ही इसका नाम दिया था। ठीक है, और ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार पत्र सौंप दिया। अब देखिए, इंग्लैंड तो पश्चिमी आता है, भारत के पश्चिम की ओर आता है। ठीक है, तो ये पूर्व की ओर व्यापार करने के लिए क्या किया, अधिकार सौंप दिया। और इस चार्टर तहत के अनुसार इंग्लैंड के कोई भी व्यापारी, इस चार्टर एक्ट में लिखा था कि अंग्रेज का कोई भी व्यापारी इस कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती है। ठीक है, और इस कंपनी के तहत समुद्र पार जाकर नए देश की खोज करे और उस पर व्यापार कर सकती है, इसमें लिखा हुआ था। ठीक है, अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत 17 मई, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आने से पहले डच का 17 मई 1498 में वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली नाविक यहाँ आ चुका था, और वो व्यापार कर रहे थे। कि देखिए, अंग्रेजों से पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद डच आए थे, डच के बाद अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों के साथ साथ इन्हीं के साथ साथ में क्या कौन आए थे, फ्रांसीसियों आए थे। और तो देखिए, इनसे पहले भी कौन आ गए थे, 17 मई 1498 को वास्को डिगामा नाम के एक नाविक आया था। कहाँ के, पुर्तगालियों के थे। और वो यहाँ से आके कहाँ उतरे थे, कालीकट में उतरे थे, इंडिया के कालीकट में उतरे थे। और साथ साथ में हॉलैंड वासी भी यहाँ व्यापार करने के लिए आ गए थे। अब देखिए, इंग्लैंड का तो था कि आप जाके व्यापार कर सकते, लेकिन दूसरे देश का भी जो लोग हैं वो भी यहाँ आके व्यापार कर रहे थे और कर सकते थे। तो एक छत्र कायम करने के लिए वो क्या करना पड़ता था, उनसे युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, अब इसमें देखिए, भारत यहाँ व्यापार करने के लिए इसलिए आ रहे थे क्योंकि यहाँ का जो उच्च किस्म के रेशम मिलता था, यहाँ सूती के कपड़े मिलते थे, काली मिर्च मिलते थे, लौंग, इलायची, दाल चीनी और नील की खेती होती थी। यहाँ नील पाए जाते थे, जिसकी यूरोपीय बाज़ार में ज़्यादा मांग था, डिमांड था। कहाँ, यूरोप के बाज़ार में ये सब चीज़ का मांग ज़्यादा था, और यहाँ से सस्ते में लेके वहाँ जाके महंगे में बेचता था।
ठीक है, और इससे ज़्यादा मुनाफा कमाता था। ठीक है, अब वास्को डी गामा जब भारत से वापस लौटा तो आने जाने के खर्चे से कई गुना ज़्यादा लाभ कमाया था। ठीक है, यूरोप यूरोप के वजह से प्रतिस्पर्धा दोनों के बीच में, जब यूरोपीय अलग अलग देश के पुर्तगाली हो गए, डच हो गए और अंग्रेजों के बीच में जब इस दोनों के बीच में कंपटीशन होने लगा तो भारत में जो सारे सामान था, इस सामान का दाम बढ़ने लगा। ठीक है, और इस सामान का दाम बढ़ने लगा तो अंग्रेजों को मुनाफा कम होने लगा। जब मुनाफा कम होने लगा तो ये दोनों आपस में लड़ने लगे। अरे ये दोनों आपस में लड़ने लगे तो भारत के शासक से भी क्या हो गया, इस सबके साथ संघर्ष करना पड़ गया। भारत के शासक के साथ भी सबको उलझना पड़ गया। ठीक है, और क्यों? क्योंकि इसको अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके, एक छत्र कायम कर सके इस व्यापार में, भारत में अकेले व्यापार करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। ठीक है, इसलिए सबके बीच में क्या होने लगा, युद्ध होने लगा था। अब देखिए कंपनी की गतिविधियाँ क्या रही, कंपनी का क्या क्या काम रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या क्या गतिविधियाँ रही ताकि वो जाके साम्राज्य स्थापित कर सके। देखिए व्यापार करने के लिए आए हैं अब, लेकिन इसकी क्या क्या काम रहा, क्या क्या गतिविधि रहा जिससे वो साम्राज्य को स्थापित कर सकते। अब देखिए यहाँ व्यापार करना था तो यहाँ कोठी भी स्थापित करना पड़ता, क्योंकि वहाँ सामान तो रखना पड़ेगा ना स्टोर करके। तो देखिए सबसे पहले कौन ने भेजा था, जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में, ब्रिटेन के जो सम्राट थे जेम्स प्रथम, 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत के रूप में कहाँ भेज दिया था, जहांगीर के पास भेज दिया था, जहांगीर के दरबार में भेज दिया था। ठीक है, हॉकिंस अपने प्रयास से सूरत में व्यापारी कोठी खोलने में सामर्थ हो गए, सफल हो गया। देखिए जब ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बना के जहांगीर के दरबार में भेजे, क्यों, कोठी बनाने के लिए। ठीक है, और वह कोठी बनाने में क्या हो गए, सफल हो गए, कहाँ, सूरत में। ठीक है, तो उसी के साथ में टॉम्स रो भी भारत आया था। क्या आया था, टॉम्स रो भी भारत आया था, जिसे जेम्स प्रथम ने मुगल दरबार में समुद्री, देखिए जेम्स प्रथम कहाँ भेजा था, मुगल दरबार में, जिसके समुद्री तट पे जो क्या था वहाँ कोठी स्थापित करने के लिए भेजा था। ठीक है, देखिए ये जो जहाँ कैप्टन हॉकिंस आया था वो क्या किया था, सूरत में कोठी स्थापित किया था, और कैप्टन मुनरो जो टॉम्स रो जो आया था वो क्या, समुद्र तट पे क्या करना था, उसको व्यापारिक कोठी स्थापित करना था। ठीक है, तो टॉम्स रो के भारत से वापस जाने तक सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया था, स्थिति सुदृढ़ हो चुकी थी, मजबूत हो चुकी थी, तथा कहाँ, आगरा में, भड़ोच में और अहमदाबाद में अंग्रेजों की कोठियाँ स्थापित हो चुकी थी। अब वे 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राजनीतिक में दिलचस्पी लेने लगे। अब देखिए वो 17वीं शताब्दी के लास्ट जब होने लगा तो भारत के राजनीतिक में क्या होने लगे, दिलचस्प लेने लगे। ठीक है, देखिए इसमें दिलचस्पी लेने लगे राजनीतिक में। तो अब देखिए बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन जब होता है तो देखिए सबसे पहले क्या, शाहजहां ने पुर्तगालियों से क्या हो गया था, क्रोधित हो गया था, और उससे पुर्तगालियों को बंगाल से हटा के किसको दे दिया था, अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए इजाज़त दे दिया था। सीमित क्षेत्र में कोई सीमित जगह पे क्या किया था, बंगाल को अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने के लिए इजाज़त दे दिया था। और इसी के साथ 1698 में, देखिए 1698 में कंपनी ने 3 गाँव को बंगाल में, उसको शाहजहां ने इजाज़त दिया। ठीक है, तो 12,000 दे के, 12,000 रुपया भुगतान करके 3 गाँव को क्या किया था, जमींदारों से ले लिया था। कौन कौन, सुल्तानाटी, कालीकत्ता एवं गोविंदपुर की, इस सबको क्या किया था वो अपने। और देखिए, और यहाँ जो फैक्ट्री थी उसके आसपास में क्या किया, फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। ठीक है, और वही जाके बाद में क्या बन गया, कोलकाता नगर कहलाया। और औरंगजेब का फरमान द्वारा निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति भी इसको मिल गया, और औरंगजेब के द्वारा इसको यहाँ मैंने उसमें टैक्स, व्यापार करने के बाद उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था, निःशुल्क टैक्स व्यापार करने की अनुमति मिल गई, जिससे कंपनी को सीधा फायदा हो रही थी। ठीक है, सीधा फायदा हो रही थी, और जब सीधा फायदा होने लगे इसी के साथ अफसरों ने अपना निजी व्यापार करना चालू कर दिया। जब उसको सीधा फायदा होने लगे तो व्यापार जो थे, अंग्रेज के जो व्यापार थे वो कंपनी के लिए ना काम करके वो अपने फायदा के लिए काम करना चालू कर दिए। ठीक है, और शुल्क चुकाने से बचते रहे, वो अपना व्यापार चालू कर दिया और शुल्क चुकाने से क्या रहे, बचते रहे, जिसके कारण बंगाल के मुर्शिद कुली खां से कंपनी के साथ क्या होने लगा, टकराव होने लगा। ठीक है, देखिए जब औरंगजेब उसको निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दी तो
मुर्शिद कुली खां जो बंगाल के नवाब थे, उनके साथ कंपनियों के साथ क्या होने लगा, टकराव होने लगा, क्योंकि वो उनको टैक्स नहीं दे रहे थे, उनको नजराना नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो जब औरंगजेब की मृत्यु, अब देखिए युद्ध की ओर हम लोग कैसे पहुंचते हैं। जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल का जो नवाब होता है उस सशक्त में जुट गए। ठीक है, मैंने कड़क रूट अपनाने लगे अंग्रेजों के साथ, और इस समय तक अंग्रेज बहुत अच्छे मजबूत हो चुके थे। ठीक है, और दक्षिण में फ्रांसीसियों पर विजय प्राप्त करके, और दक्षिण में फ्रांसीसियों से लड़के क्या किया, विजय प्राप्त किया था, और बंगाल में बहुत सारा धन अर्जित किया था। बहुत सारा धन अर्जित करने से उसका हौसला क्या था, बढ़ गया था। उसका हौसला क्या हो गया था, बढ़ गया था। मुर्शिद कुली खां और अलवर्दी खां सिराजुद्दौला बंगाल के शक्ति शासक थे। देखिए कौन कौन, मुर्शिद कुली खां जिससे नवाब का क्या हो गया, अंग्रेजों से नवाब के साथ अंग्रेजों का टकराव हुआ, और उसी के साथ साथ अलवर्दी खां हो गया, सिराजुद्दौला, ये सब बंगाल के शक्तिशाली शासक थे। तो अंग्रेजों के व्यापारियों के हित को रोकने के लिए पूरी कोशिश किया गया। ठीक है, लेकिन व्यापारिक रियायत में कमी, नजराने की मांग कोशिश की, और व्यापारिक रियासत में कमी और नजराने की मांग, सिक्के ढालने और किले बंदी पर रोक लगाकर बंगाल के नवाब अंग्रेजों पर क्या किया, रोक लगा दिया, जिसके बीच में क्या होने लगा, टकराव होने लगा। और इसी विवाद में बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के ने अपने अपने तर्क दिए थे, और दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाने में लग गए थे। और ये टकराव इतना बढ़ा कि आगे जाके प्लासी का युद्ध तक जा पहुंचा। प्लासी में फिर ये टकराव इतना बढ़ गया दोनों के बीच में कि आगे जाके क्या हुआ, दोनों के बीच में जाके प्लासी का युद्ध हुआ। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। देखिए अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। देखिए पहले कौन थे, मुर्शिद कुली खां, फिर अलवर्दी खां, और अलवर्दी खां की जब मृत्यु होती है तो कौन बन जाता, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता। और अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल का शासक उनके व्यापारी हितों का ध्यान रखे। अंग्रेज क्या चाहते थे, बंगाल का जो शासक है उनके व्यापारिक हितों का क्या करे, ध्यान रखे। लेकिन सिराजुद्दौला जो था अंग्रेजों के मंसूबे में कायम नहीं हुए, क्योंकि वो उनके खिलाफ जा रहे थे। कौन, सिराजुद्दौला अंग्रेजों के खिलाफ जा रहे थे। अंग्रेज एक तरफ नवाब के विरोधियों और शत्रुओं को शरण देने लगे। अब देखिए नवाब तो उनका बात नहीं मान रहे थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, कूटनीति अपनाया, और उनके शत्रु को क्या करने लगा, शरण देने लगे। और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला के खिलाफ राजनीतिक में क्या करने लगे, उनके साथ षड्यंत्र करने लगे। लेकिन इनके कामयाबी, अंग्रेजों को इसमें कामयाबी नहीं मिली, और इसी बीच सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर दबाव डालना चालू कर दिया। जब इस तरह की हरकत करने लगे तो सिराजुद्दौला भी समझ गया कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है अंग्रेजों, तो उस पर दबाव डालना चालू कर दिया, और उसने आदेश जारी कर दिया कि कंपनी उसके राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप ना करे। क्या किया, अपना आदेश जारी कर दिया कि कंपनी राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप ना करे, वो व्यापार करने आए वो व्यापार करे, तो अपने किलेबंदी को रोक दे। देखिए जो किलाबंदी किया उसको रोक दे, तथा जो बकाया राजस्व है जो नहीं चुकाया उसको चुका दे। ठीक है, इस तरह से कड़क अपनाने लगा। कौन, सिराजुद्दौला। जब वो समझ गया कि मेरे खिलाफ ये क्या कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच में क्या होने लगा, संघर्ष चालू होने लगा। ठीक है, अब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम जो बनाया था कहाँ, बंगाल में फोर्ट विलियम बनाया था, जो बाद में क्या क्या कलकत्ता नगर बन गया। उस पर क्या किया, किलेबंदी को जो बनाया था उसको क्या किया, नष्ट कर दिया। ठीक है, और अंग्रेजों ने उसको क्या किया, उसको नष्ट कर दिया, और 1756 ईस्वी में कासिम बाजार पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जों में ले लिया। ठीक है, जब उसको मना कर दिया, किलेबंदी तोड़ने के लिए नष्ट नहीं, अंग्रेजों ने मना कर दिया, नहीं हटाया, तो क्रोधित होकर 17 मई 1756 में कासिम बाजार पर क्या किया, आक्रमण करके कब्जा कर लिया। कौन, सिराजुद्दौला। और 20 जून 1756 ईस्वी को नवाब का फोर्ट विलियम पर अधिकार हो गया था। ठीक है, फोर्ट विलियम पर अधिकार हो गया था। और देखो अंग्रेजों के अफसरों को क्या किया, बहुत सारे अफसरों को क्या किया, नवाब की फौज उसको गिरफ्तार कर लिया, उनके गोदामों पर कब्जा कर लिया, कई अंग्रेजों का आत्मसमर्पण कर दिया, और उनके अंग्रेज बंदी बना लिए। उनके बहुत सारे अंग्रेजों को क्या किया, बंदी बना लिया। कलकत्ता का भार, देखिए कलकत्ता का भार किसको सौंप दिया, मनिक चंद को सौंप दिया, और वह जो नवाब सिराजुद्दौला था वह फिर वापस मुर्शिदाबाद पहुंच गया था। ठीक है, इतना जीतने के बाद कलकत्ता को सौंप दिया किसके, मनिक चंद को, और वह फिर अपना राजधानी लौट गया था कहाँ, मुर्शिदाबाद। और इस घटना की जानकारी जब मद्रास पहुंचती है, ठीक है, ये घटना जब घटी कि
नवाब जो है यहाँ का फोर्ट विलियम को तोड़ दिया और अपना अधिकार जमा लिया, तो ये जब कहाँ पहुँची, मद्रास पहुँची, तो वहाँ से अंग्रेज लोग क्रोधित होकर क्या किए, इसको सबक सिखाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में क्या किया, वहाँ से थल सेना और नौसेना चल पड़े। ठीक है, अब देखिए और वहाँ से रॉबर्ट क्लाइव जब आया, तो यहाँ की स्थिति को भाप कर नवाब के कई अधिकारियों को क्या किया, रिश्वत देने के लिए रिश्वत देकर अपने पक्ष में करने लगा। और इस परिस्थिति में मणिक चंद ने क्या किया, बिना प्रतिरोध बिना लड़ाई झगड़ा किए कलकत्ता अंग्रेजों को क्या किया, सौंप दिया, जिससे अंग्रेजों का क्या हुआ, मनोबल और बढ़ गया। ठीक है, मनोबल बढ़ गया और नवाब के खिलाफ क्या किया, युद्ध की घोषणा कर दी। अब विवश होकर नवाब को अलीनगर की संधि करनी पड़ गई। जब कलकत्ता उसको सौंप दिया गया, तो विवश होकर नवाब जो है अलीनगर की क्या करना पड़ी, उसको संधि करनी पड़ी। और अलीनगर की संधि में कंपनी का जो भी व्यापारिक सुविधाएं थी, उसको क्या की, जो लिया था फर्रुखसियर के समय में, उसको सब क्या किया, फिर वापस लौटा दिया। जो भी उसको फर्रुखसियर के समय में जो उसको मिला था अंग्रेजों को, उस सारा क्या किया, अधिकार लौटा दिया। और जो मुगल शासक जो फर्रुखसियर थे, उसमें उसके सामने उसको जो मिला था, अंग्रेजों को जो अधिकार मिला था, वो फिर नवाब क्या किया, लौटा दिया। और अंग्रेज नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहे, फिर भी इतना होने के बाद नवाब के विरुद्ध क्या किया, अंग्रेज षड्यंत्र करते रहे। नवाब भी अंग्रेजों के लेकर क्या रहा, सजग रहा कि ये आदमी तो वही है ना। ठीक है, और धीरे धीरे यहाँ क्या होने लगा, प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से। देखिए 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से 22 मील दूरी पर एक जगह का नाम है प्लासी, वहाँ क्या हुआ, युद्ध हुआ। ठीक है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों के बीच में क्या हुए, लड़ाई हुई। सेनापति देखिए, नवाब के जो सेनापति थे मिर्जाफर का विश्वासघात, उसको भी देख के क्या किया, अंग्रेज ने उसको रिश्वत दे के अपने ओर कर लिया था। मिर्जाफर के विश्वासघात से कारण नवाब की क्या होगी, हार हो गई। और प्लासी का युद्ध एक अल्प अवधि की लड़ाई रह गई, मतलब छोटे समय की लड़ाई हो गई, और वह कुछ ही घंटों में क्या हो गई, समाप्त हो गई। देखिए प्लासी की युद्ध जब समाप्त होती है, तो धीरे धीरे इसी दोनों के बीच में जब टकराव रहा, अंग्रेज और नवाब दोनों एक दूसरे के लिए षड्यंत्र करते रहे और सजग रहते रहे, तो यही जाके धीरे धीरे क्या हुई, बक्सर की युद्ध हुई जाके। देखिए युद्ध के बाद जब प्लासी का युद्ध हुआ, हार गया, तो क्या किया, सिराजुद्दौला को हत्या कर दी गई। ठीक है, और मिर्जाफर जो उसका सेनापति था, उसको क्या किया गया, नवाब बना दिया गया। भारत में कंपनी की जीत बहुत मायने रखती थी, और ये भारत में जो कंपनी का जीत हुई, इसमें बहुत मायने रखती थी। कंपनी मिर्जाफर को कठपुतली शासक समझ रही थी, और कंपनी जो थी मिर्जाफर को क्या समझने लगी, कठपुतली शासक। परंतु वे धीरे धीरे अपने प्रजा के भलाई के लिए काम करने लगी। ठीक है, और व्यापारिक हितों की रक्षा करने से क्या किया, आनाकानी करने लगी, उनका विरोध करने लगे। जब अंग्रेजों ने मिर्जाफर को हटा दिया, इसीलिए फिर उसको अंग्रेजों ने मिर्जाफर को क्या किया, हटा दिया, और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मिर्जाफर को हटाकर फिर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। और जब मीर कासिम भी अंग्रेजों के खिलाफ जाने लगा, तो फिर जब मीर कासिम भी उनके बात नहीं मानने लगे, तो जुलाई 1763 में फिर मिर्जाफर का क्या किया गया, नवाब सौंप दी गई। ठीक है, और कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, और यही युद्ध इतिहास में जाके क्या कहलाया, बक्सर के युद्ध के नाम से जाने लगा। और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में इस युद्ध क्या हुआ, इसमें युद्ध हुआ। ठीक है, उसमें से इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में से एक तरफ कौन थे, मुगल शासक था, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सुजोदौल्ला और मीर कासिम था। तो दूसरी तरफ अंग्रेज की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, कैप्टन मुनरो कर रहे थे। ठीक है, ये तीनों को सम्मिलित देखकर अंग्रेज क्या हुए, भयभीत हो गए कि तीनों एक साथ आ गए, भयभीत हो गए। ये भयभीत होने के वजह से वो अवध के नवाब को अपने पक्ष में करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वे असफल हुए। देखिए हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना संयुक्त सेना को क्या किया, पराजित कर दिया। देखिए किसके उधर से कौन थे,
तीन तीन जन लड़ रहे थे और इधर से अंग्रेज सेना लड़ रहे थे, और वो तीनों को हराने के बाद अंग्रेजों की क्या हुई, और मनोबल बढ़ गई। आज इस युद्ध का परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण अस्थायी सिद्ध हुआ। क्यों? जब तीनों को हरा दिया तो अंग्रेजों का मनोबल बढ़ गया, तो इसका क्या हुआ, अस्थायी सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में विजय होने के बाद भारत में क्या हुआ, उसका वास्तविक ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब मुगल सम्राट, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब पूर्ण रूप से इसकी क्या हुई, अंग्रेजों की कठपुतली शासक बन गई। अंग्रेज कठपुतली शासकों का अनुभव से, देखिए अंग्रेज जो थे कठपुतली शासक के अनुभव से, उनके अनुभव से सीखते सीखते क्या करने लगे, उनसे सीखते सीखते खुद नवाब बनने के रास्ता खोजने लगे। देखिए अब यहाँ से व्यापार करते करते अब नवाब बनने की रास्ता खोजने लगे। कब? बक्सर युद्ध होने के बाद, जब इसका मनोबल बढ़ गया। अब देखिए इलाहाबाद की संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। देखिए अब इलाहाबाद की संधि के द्वारा देखिए कंपनी जो था, मुगल सम्राट जो था, कंपनी को क्या किया, बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। बंगाल में विशाल राजस्व संसाधन पर कंपनी का एकाधिकार नियंत्रण हो गया। देखिए विशाल राजस्व, उसमें बहुत सारा राजस्व आता था, उस पर संसाधन पे कंपनी का क्या हो गया, एकाधिकार नियंत्रण हो गया, अकेला नियंत्रण हो गया उस पर। और कंपनी के इतिहास में वैधानिक आर्थिक व्यापार का युग समाप्त हो गया। मतलब व्यापार का युग क्या हो गया, कंपनी के इतिहास में व्यापार का युग समाप्त हो गया। अब वह कहाँ जाने लगे, राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत राजकीय राजस्व के साथ व्यापार का युग प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब देखिए राजनीतिक में जाने लगे, वो व्यापार में छोड़ दिया, और राज्य के राजस्व के साथ, अब राज्यों को जो राजस्व आता था उसके साथ वो व्यापार करने लगे। ठीक है, अब देखिए कंपनी के अफसरों का लक्ष्य क्या रहा। अब इतना होने के बाद कंपनी के अफसरों का क्या लक्ष्य क्या रहा, कंपनी के अफसर और कर्मचारी भारत में खूब कमाई कर नवाबों की तरह अपने जीवन जीना चाहते थे। इसके लिए कंपनी के अफसर और कर्मचारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने लगे। वो किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते थे, नवाबों की तरह जिंदगी जीना चाहते थे। इसके लिए भ्रष्टाचार को क्या किया, बढ़ावा देने लगे, और नवाबों पर उनका दबाव यह रहता था कि वे कंपनी के अफसरों को जमीन और बहुत सारा पैसा दे। ठीक है, देखिए जब नवाबों की तरह जीने लगे तो कर्मचारी जो थे वो नवाबों पे दबाव देने लगा कि बहुत सारा पैसा दे और ज़मीन दे। और रॉबर्ट क्लाइव ने तो भारत में बहुत सारा संपत्ति अर्जित कर लिया था इससे। बाकी बात और सारे अफसर इस तरह से नहीं कर पाए, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत सारा धन अर्जित किया था। अब देखिए अब कंपनी का जो साम्राज्य है वो कैसे फैलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, देखिए कंपनी पहले व्यापार करते करते कहाँ तक आ गए, साम्राज्य पे आ गए, उसके राजस्व पे आ गए। अब इसका साम्राज्य कैसे कैसे फैलता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासत को अधिग्रहण करने लगा। उसकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, भारत की जो रियासत थी उस पर क्या करने लगे, अधिग्रहण करने लगा, छीनने लगा। और सीधे सैनिक हमले ना करके, सैनिक हमला नहीं किया, और धीरे धीरे क्या किया, राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का सहारा लेने लगा। इस सब चीज़ का क्या करने लगा, सहारा लेने लगा, और इस तरह से साम्राज्य को बढ़ाने लगा। कंपनी ने भारत रियासतों में राजनीतिक एवं व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए अपने रेजिडेंट नियुक्त कर दिए। और देखिए अपने व्यावसायिक को हित के लिए, उसकी रक्षा के लिए क्या किया, एक रेजिडेंट नियुक्त किए। भारतीय रियासतों पर सहायक संधि के तहत अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने पर रोक लगा दी। अब देखिए उसके साथ जो स्वतंत्र सेना था उस पर क्या किया, रोक लगा दिया कि आप स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते थे। कौन से, सहायक संधि के तहत। ठीक है, कंपनी अपनी सेना रखती थी, और इस सेना के रख रखाव का खर्च भी किससे लेता था, नवाबों से लेता था। ठीक है, शासकों से उठाना पड़ता था। अगर कोई शासक यह रकम नहीं चुकाता था तो उसके जुर्माने के तहत उसके इलाके को क्या किया जाता था, छीन लिया जाता था, कब्जा कर लिया जाता था। और इसी के वजह से अवध और हैदराबाद की इलाका क्या हुआ था, छीन लिए गए थे। ठीक है, इस तरह से कंपनी जो है व्यापार करते करते कहाँ तक फैल गया, साम्राज्य तक फैल गया। देखिए सबको नवाब, अवध का और हैदराबाद के इलाकों को क्या किया था, छीन लिया था। इसी तरह से आगे जाते जाते बहुत सारे युद्ध हुए, आगे बढ़ते गए, लेकिन जो मेन वर्चस्व जो हुआ, कंपनी व्यापार करते करते साम्राज्य तक फैला, यहीं से स्टार्ट हो गया था। कब? बक्सर के युद्ध से ज़्यादा इसका प्रभुत्व साम्राज्य की ओर होने लगी थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।